नमस्कार बच्चा लोग, फाइनली आज हम सोयल साइंस शुरू कर रहे हैं। मृदा विज्ञान आज हमारा शुरू हो रहा है और हार्डली 3 दिन, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन में सोयल साइंस ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर वही चीज़ें पढ़नी है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसी सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि चट्टान वगैरह हमें नहीं पढ़ना है और हमारे सिलेबस में भी नहीं है और क्वेश्चन अभी तक हमने आया भी नहीं है, हमने देखा भी नहीं है, तो उसको नहीं पढ़ेंगे। हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से भी आ जाती है। वाटर सेट वाला पार्ट भी हम सोयल साइंस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सोयल साइंस हार्डली लगभग आपको 12 से 15 लेक्चर मिलेंगे। 12 से 15 लेक्चर में हमारा सोयल साइंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और काफ़ी डिटेल में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस बात की चिंता नहीं करना है कि सर सोयल साइंस में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और आप जल्दी कवर करवा रहे हो, ऐसा नहीं है। 15 लेक्चर होंगे, ऑलमोस्ट सारे लेक्चर 1 घंटा सवा घंटा के आसपास के समथिंग होंगे और उसमें सारी चीज़ वो हम कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछी गई है और पूछी जा सकती है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सोयल साइंस के बारे में। तो ये वर्ड है सोइल, ये कहाँ से आया है? ठीक है, जो वर्ड सोइल है ये कहाँ से आया है? मृदा वर्ड जो है सोइल, ये कहाँ से आया है? तो ये वर्ड है लैटिन वर्ड। ठीक है, कौन सा वर्ड है? ये लैटिन वर्ड है बच्चा। ठीक, अब लैटिन वर्ड किस लैटिन वर्ड से लिया गया है? तो लैटिन वर्ड लिया गया है ये सोलम से। किससे? सोलम से लिया गया है। सोलम का मतलब क्या होता है बच्चा? सोलम का मतलब होता है फर्श। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीन्स होता है, इसका अर्थ होता है क्या? फ्लोर। फ्लोर होता है क्या? होता है फर्श होता है या सतह, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह, पृथ्वी की सतह, सबसे ऊपरी सतह। तो ये सोलम का एक और मीन अगर हम समझे एज पर दी सोइल प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, तो एज पर दी सोइल प्रोफाइल इसका मतलब क्या होता है? सोइल प्रोफाइल का मतलब होता है ए प्लस बी हॉरिजन। ए प्लस बी हॉरिजोन, मतलब हॉरिजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संस्तर। ए और बी संस्तर को मिला देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? सोलम बोलते हैं। ए और बी हॉरिजन क्या होता है? देखो, टोटल हॉरिजन की बात करो, संस्तर की बात करो तो सोइल प्रोफाइल के अंदर 5 होते हैं, ओ, ए, बी, सी और आर। 5 मास्टर हॉरिजन होते हैं। उसके बाद ए को ही अलग A1, A2, A3 में क्लासीफाई कर देते हैं, बी को B1, B2, B3 में क्लासीफाई कर देते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट वाला लेक्चर हमारा सोइल प्रोफाइल का ही रहेगा, तो उसमें मैं सोइल प्रोफाइल पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा पढ़ाऊंगा और मिनरल्स भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, मिनरल्स सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे सिलेबस में हो या ना हो, इसलिए मैं मिनरल वाला पार्ट यहाँ पर कवर करूंगा इसी लेक्चर के साथ में। शॉर्ट में कवर करेंगे, लेकिन अच्छे से वो सारी चीज़ें कवर होगी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, आरईओ के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी पढ़ेंगे क्योंकि आउट ऑफ द सिलेबस भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मिनरल वाला पार्ट भी मैं इसी लेक्चर में कवर करूंगा। तो सोलम का मतलब एज पर दी सोइल प्रोफाइल क्या होता है? ए प्लस बी। और सोइल प्रोफाइल में ए को क्या बोलते हैं? ए को बोलते हैं वॉशिंग आउट। क्या बोला जाता है? वॉशिंग आउट। वॉशिंग आउट इसे बोला जाता है और बी को बोला जाता है वॉशिंग इन। वॉशिंग इन बोला जाता है, मतलब कि ए हॉरिजन से चीज़ें जो है लीचिंग के द्वारा नीचे की तरफ जाती है। नीचे वाले किसमें? बी वाले में। तो ए से आउट होके बी वाले में आ जाती है ना। हमारे पास हॉरिजन कुछ इस प्रकार से है, मान लो ये ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और नीचे आर। ये ओ हॉरिजन है, ये ए है, ये बी है और सी है और ये 5 मास्टर हॉरिजन होते हैं। इन 5, ये जो होता है हमारा ऑर्गेनिक हॉरिजन होता है, है क्या है? ऑर्गेनिक हॉरिजन। ये ए जो होता है हमारा एरेबल हॉरिजन, इसको बोल सकते हैं, मिनरल हॉरिजन बोल सकते हैं। ये हमारा बी, इसको क्या बोलते हैं? इलुवियल, है ना। और इसको आई से शुरू होने वाला आइलुवियल। ठीक है, ये बोला जाता है। सी जो है यहाँ पर क्या आ जाते हैं? अनकंसोलिडेटेड मास आ जाते हैं। ये पेरेंट हॉरिजन होता है। क्या होता है? पेरेंट हॉरिजन होता है। ठीक, पैतृक संस्तर होता है ये। और यहाँ आ जाती है बेडरॉक। ठीक है, बेडरॉक आ जाती है, अगले लेक्चर में अच्छे से बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या होता है? जब रेनफॉल होती है, बारिश होती है तो क्या होता है? यहाँ पर ए में जो है कुछ क्या होते हैं? एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं? लीच आउट होकर नीचे की तरफ आ जाते हैं। लीच आउट होकर नीचे की तरफ यहाँ आकर जमा हो जाते हैं। तो ए से आउट होकर बी में इन हो गए, ए से आउट होकर बी में इन हो गए, इसलिए ए को वॉशिंग आउट बोलते हैं, बी को वॉशिंग इन बोलते हैं। इन दोनों को एक साथ, ए और बी को एक साथ क्या बोला जाता है? सोलम बोला जाता है। और ए प्लस बी प्लस सी को एक साथ रिगोलित बोल देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को एक साथ रिगोलित बोल देते हैं। और रिगोलित अपने आप में क्या होता है? पेरेंट मटेरियल हो सकता है, पेरेंट मटेरियल बोल सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात। ए प्लस बी लैटिन वर्ड सोलम से लिया गया है। सोलम का मतलब होता है फ्लोर, और सोलम हम ए प्लस बी को भी बोलते हैं। ए मतलब वॉशिंग आउट और बी मतलब वॉशिंग इन।
ठीक, यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होगी। तो ये हमने समझा कि यहाँ पर सोइल वर्ड कहाँ से आया है, उसका मतलब क्या है और क्या किस तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोइल को देखने का जो नज़रिया है अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा मैं ओरली आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर आप एक लेमैन मतलब एक साधारण आदमी से पूछेंगे, रास्ते चलते राहगीर से, साधारण आदमी से आप पूछेंगे तो वो क्या पूछेंगे उससे, उसे पूछेंगे कि भैया मृदा के बारे में बताओ, सोइल के बारे में बताओ कि आप उसको किस तरीके से देखते हो, तो वो बोलेगा कि यार मृदा कुछ भी नहीं है, एक गंदगी है, एक मलबा है ना। उसके लिए क्या है सोइल, मृदा क्या है, एक गंदगी होगी, उसके लिए क्या होगा, मलबा होगा। दूसरा, अगर आप खनन इंजीनियरिंग की बात करो, माइनिंग ऑफिसर की बात करो, ठीक है, माइनिंग ऑफिसर या जो खनन वाले, खनन अधिकारी की बात करो, जो खुदाई वगैरह का काम, चट्टाने वगैरह खुदाई वगैरह का काम चलता है ना, तो माइनिंग ऑफिसर या खनन अफसर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सोइल क्या है, वो बोलेगा कि सोइल कुछ भी नहीं है, सोइल एक ऐसा मलबा है जो चट्टान को ढक के रखता है, ठीक है। क्या बोलेंगे, ये सोइल इज क्या बोले सका, इट इज़ ए डेब्रीज कवरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है, मतलब ये क्या है, एक मलबा है जो चट्टान को ढक कर रखता है, ये माइनिंग ऑफिसर बोलेगा। आप सिविल इंजीनियरिंग के पास जाओगे, जो रोड वगैरह बनाते हैं, है ना, जो रोड वगैरह हाईवे वगैरह बनाते हैं, उनसे पूछेगा तो बोलेंगे यार सोइल क्या है, तो वो बोलेंगे सोइल कुछ भी नहीं है, ये एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा पदार्थ है जिस पर हम घर बनाते हैं, रोड बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, ऐसा एक मटेरियल है। और वहाँ पर भी इनका इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि वो देखते हैं कि ऐसा तो नहीं दलदली जमीन तो नहीं, पता चला बिल्डिंग आपने बनाई धंस गई, रोड बनाया धंस गया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं तो उसको पेडोलॉजी बोल देते हैं। लेकिन अगर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए कि सोइल क्या है, किससे, एग्रीकल्चरिस्ट से, एग्रीकल्चरिस्ट से या कृषि वैज्ञानिक से, कृषि वैज्ञानिक से पूछा जाए कि सोइल क्या है, तो बोलेगा सोइल क्या है, सोइल इज ए हैबिटेट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। क्या है, सोइल इज ए हैबिटेट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों को उगाने के लिए निवास स्थान, ठीक है। मृदा क्या है, पौधों को उगाने का निवास स्थान, मृदा क्या है, पौधों को उगाने का निवास स्थान है। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट से पूछोगे, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो आप यही बोलोगे कि सर सोइल क्या है, तो सोइल क्या है, सोइल एक ऐसा जगह है, ऐसी प्लेस है जहाँ पर हम फसल उगाते हैं, पौधे उगाते हैं, यही आप बोलोगे क्योंकि यहाँ पर हम एग्रीकल्चर से हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस क्या है, डेफिनेशन परिभाषा की अगर मैं बात करूँ, परिभाषा क्या होगी सोइल साइंस की, कैसे आप डिफाइन करोगे, तो सोइल क्या है, सोइल एक प्राकृतिक पिंड है, एक नेचुरल बॉडी है ना, किसी व्यक्ति ने तो नहीं बनाई, नेचुरल है ना, प्राकृतिक है, तो एक प्राकृतिक पिंड है, प्राकृतिक बॉडी है। लेकिन बना कैसे, यहाँ पर होती है वेदरिंग, क्या होती है, चट्टानों की होती है वेदरिंग, रॉक्स की होती है वेदरिंग, और वेदरिंग सब होती है तो क्या हमें मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, और उसी से बनती है सोइल, ठीक है, और वो हेल्प करती है प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन समझो क्या हो गया, सोइल क्या है, एक नेचुरल बॉडी है। क्या है, सोइल एक नेचुरल बॉडी है, क्या है, प्राकृतिक पिंड है, प्राकृतिक पिंड है। सोइल क्या है, प्राकृतिक पिंड है, मेड ऑफ, ठीक है, बना है, प्राकृतिक पिंड किससे बना है, तो आप बोल सकते हो मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर, जो मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बना है। मिनरल्स मतलब खनिज और कार्बनिक पदार्थ से, खनिज एवं कार्बनिक पदार्थ से बना है, ठीक है, खनिज और कार्बनिक पदार्थ से बनी है। जो प्राकृतिक पिंड है वो किससे बना है, खनिज और प्राकृतिक पिंड से। अब ये मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आए, तो यहाँ होती है वेदरिंग, क्या होती है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक, मतलब चट्टानों के क्षरण से, चट्टानों के क्षरण के कारण, चट्टानों के अपक्षय बोलो या क्षरण बोलो, अपक्षय के कारण क्या बनता है,
चट्टानों के अपक्षय के कारण, चट्टानों के क्षरण के कारण मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर्स बनते हैं और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है, लगभग 800 से 1000 साल लगते हैं सोइल को बनने में। तो चट्टानें टूटेगी, प्राइमरी क्या वेदरिंग होगी, सेकेंडरी वेदरिंग होगी, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, फिर मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स बनेंगे, ह्यूमस का डेवलपमेंट होगा और धीरे धीरे जो है सोइल बनती है। तो ये हज़ारों साल की प्रोसेस होती है। सोइल क्या एक नेचुरल बॉडी है जो बनी हुई होती है मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर से, जो क्या करती है, डेट हेल्प्स टू ग्रोइंग प्लांट, हेल्प्स टू ग्रोइंग प्लांट्स, ठीक है, जो पौधों को उगाने में मदद करती है, पौधों को उगाने में मदद करती है, ठीक है। सोइल क्या है, एक प्राकृतिक पिंड है जो खनिज और कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जो क्या करती है, पौधों को उगाने में या फसल को लगाने में मदद करती है, फसल की वृद्धि में सहायक होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। और ये बनी मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर कैसे बनते हैं, वेदरिंग होती है। चट्टान जब टूटती है तो कई सारी प्रोसेसेस होती है, एक बार टूटेगी, 2 बार टूटेगी और वहाँ पर मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बन जाते हैं, ठीक। तो ये तो एक सामान्य डेफिनेशन हो गई। अगर साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें, साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें, साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो अलग अलग साइंटिस्टों ने साइंटिफिक डेफिनेशन दी है। क्या बात करें, वैज्ञानिक परिभाषा, वैज्ञानिक परिभाषा की बात करें, साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं बच्चा लोग, वो है व्हिटनी, ठीक है। व्हिटनी पहले साइंटिस्ट हुए जिन्होंने 1892 में सोइल को डिफाइन किया। व्हिटनी पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने 1892 में सोइल को डिफाइन किया। इन्होंने वो क्या बोला कि सोइल जो है वो क्या है, पोषक तत्वों का बक्सा है, जो सोइल क्या है, मतलब क्या है, सोइल एक पोषक तत्वों का बक्सा है जो प्लांट के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। मतलब जितने भी प्लांट को पोषक तत्व चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, वो सारा कुछ जो है सोइल सप्लाई करती है। तो व्हिटनी ने बोला सोइल इज ए न्यूट्रिएंट बीन। इन्होंने क्या बोला, सोइल इज ए न्यूट्रिएंट बीन। इन्होंने बोला सोइल क्या है, एक न्यूट्रिएंट बीन है विच इज सप्लाई all the nutrient required by the crop या plants, required by the plants। तो पौधों के लिए मतलब क्या है, सोइल क्या है, एक पोषक तत्व का बक्सा है। मृदा क्या है, मृदा एक पोषक तत्व का बक्सा, आप बोल दो, दान बोल दो, तत्व दान बोल सकते हो, है ना, बीन बोल सकते हो। तो मृदा एक पोषक तत्व का बक्सा है जो पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है, पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है या पूर्ति करता है। आपूर्ति करता है। ये किसने बोला, व्हिटनी साहब ने। समझ में आ गया, इन्होंने न्यूट्रिएंट बीन बोला। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो यही पूछ लेगा कि सोइल को न्यूट्रिएंट बीन किस वैज्ञानिक के द्वारा कहा गया, कि सोइल एक पोषक तत्वों का बक्सा है, ये कथन किस साइंटिस्ट का है, तो व्हिटनी का है, ठीक है। दूसरे वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था डाकुचेव। ठीक है, डाकुचेव। इन्होंने 1900 में सोइल को डिफाइन किया, ठीक, 1900 में, 1900 में सोइल को डिफाइन किया। इन्होंने सोइल को क्या बोला, नेचुरल बॉडी, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, सोइल इज ए नेचुरल बॉडी। सोइल क्या है, एक प्राकृतिक पिंड है, प्राकृतिक पिंड है, ठीक है, जो किससे बना हुआ है, जो मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बना हुआ है।
क्या बोला इन्होंने, मेड ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, जो किससे बना है, खनिज और कार्बनिक पदार्थ से बनी है। ठीक, इसका क्या है, इसकी अपनी खुद की क्या है, ओरिजिन है। ठीक, मतलब इसकी खुद की अपनी ओरिजिन है, इसकी खुद की अपनी क्या है, एक नेचर है, इसकी खुद का क्या होता है, अपनी प्रकृति होती है। ऐसा किसने बोला, ऐसा बोला हमारे डाकूचेप साहब ने। डाकूचेप साहब ने क्या बोला, हैविंग ए डेफिनेट जेनेसिस। इन्होंने बोला हैविंग ए डेफिनेट जेनेसिस, मतलब इसकी एक निश्चित आप उत्पत्ति बोल सकते हो, निश्चित उत्पत्ति। ठीक है, इसकी उत्पत्ति जो है एक निश्चित उत्पत्ति है, एक समय लगता है 800 से 1000 2000 साल इसको बनने में, तो एक निश्चित उत्पत्ति है। साथ में आप बोल सकते हो क्या है, इसकी जो है क्या है, नेचर ऑफ इट्स ओन, मतलब खुद की क्या है, प्रकृति होती है। तो इसकी क्या है, खुद की प्रकृति होती है, डिस्टिंक्ट्स नेचर ऑन इट्स, मतलब इसकी खुद की प्रकृति होती है, इसकी खुद की प्रकृति होती है। अब इन सारे पॉइंट्स को आप कंबाइन कर सकते हो। तो सॉइल क्या है, सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी मेड अप मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स हैविंग ए डेफिनेट जेनेसिस एंड डिस्टिंक्ट नेचर्स ऑन इट्स, मतलब सॉइल एक प्राकृतिक मृदा, एक प्राकृतिक पिंड है जो खनिज और कार्बनिक पदार्थ से बनी है, जिसकी क्या है, एक निश्चित उत्पत्ति और उसकी खुद की एक प्रकृति है। निश्चित उत्पत्ति और प्रकृति होती है। तो ये डाकूचेप साहब ने बोला। ठीक है, डाकूचेप साहब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि जो नेचुरल बॉडी है ये किस साइंटिस्ट ने बोला। तो नेचुरल बॉडी 3 साइंटिस्ट ने बोला, लेकिन तीनों के ऑप्शन तो एक नाम नहीं रहेंगे। तो नेचुरल बॉडी में आप डाकूचेप नाम दिख जाए तो डाकूचेप लगाओ, और भी इसके अलावा और साइंटिस्ट जिन्होंने नेचुरल बॉडी बोला है, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। नेचुरल बॉडी, मिनरल ऑर्गेनिज्म, डिस्टिंक्ट जेनेसिस या नेचर्स ऑफ ऑन इट्स, ये की पॉइंट्स है ना, ये की पॉइंट्स है, ये की पॉइंट्स है और ये की पॉइंट्स है। की पॉइंट्स को माइंड में रखो, आंसर हम पकड़ जाता है। डाकूचेप्स को ही क्या बोला जाता है, फादर, जनक, पिता बोला जाता है किसका, सोइल साइंस का। ठीक है, किसको बोला जाता है, सोइल साइंस का फादर। मृदा विज्ञान के जो पिता है किसे कहते हैं, डाकूचेप साहब को। और मॉडर्न मृदा विज्ञान के पिता, आधुनिक मृदा विज्ञान के पिता भी इन्हीं को कहते हैं, ये भी आप याद रख लेना। फिर आता है जोफे साहब। कौन आते हैं, जोफे, 1936, इन्होंने डेफिनेशन दी। ठीक है, जोफे साहब ने डेफिनेशन दी। जोफे साहब ने क्या बोला, जोफे साहब ने डेफिनेशन दी। जोफे साहब ने बोला कि सॉइल एक नेचुरल बॉडी है। इन्होंने भी बोला क्या है, सॉइल एक नेचुरल बॉडी है जो मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर से बनी है, लेकिन ये बटी हुई है डिफरेंट हॉरिजन के अंदर, अलग अलग इसके संस्तर के अंदर बटी हुई है। इन्होंने वही बात बोली जो डाकूचेप साहब ने बोली। ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ और ऐड कर दिया इसमें। इन्होंने क्या बोला, सॉइल क्या है, एक नेचुरल बॉडी है। इन्होंने भी बोला सॉइल क्या है, एक प्राकृतिक पिंड है, प्राकृतिक पिंड है। किसने बोला, जोफे साहब ने। इन्होंने भी बोला कि ये बनी हुई है कंपोज्ड या मेड ऑफ, कंपोज्ड बाय मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर, खनिज और कार्बनिक पदार्थ से बनी है, कार्बनिक पदार्थ से बनी है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया, उन्होंने ये पॉइंट ऐड किया कि जो बटी हुई है डिफरेंट हॉरिजन में। ठीक है, किसमें, डिफरेंशिएट इन हॉरिजन, डिफरेंशिएट इन डिफरेंट हॉरिजन। ठीक है, जो अलग अलग संस्तर में बटी हुई है, जो ऐसा बोल सकते हैं
विभिन्न संस्तर में विभाजित हैं, जो विभिन्न संस्तर में विभाजित है। ये पॉइंट इन्होंने ऐड कर दिया साथ में। नेचुरल बॉडी है, ये तो डॉक्यूचेप ने भी बोला था, उन्होंने बोला था मिनरल ऑर्गेनिक मैटर से बनी है। इन्होंने क्या ऐड कर दिया कि ये जो सोइल है वो अलग अलग संस्तर के अंदर बटी हुई है। हमने आगे हम सोइल प्रोफाइल में पढ़ेंगे, ये ओ ओरिजिन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये आर है। तो इन्होंने यही बोल दिया कि जो सोइल है वो अलग अलग संस्तर में बटी हुई होती है। ठीक है, तो सेल एक नेचुरल बॉडी है, खनिज और कार्बनिक पदार्थ से बनी हुई होती है, जो विभिन्न संस्तर में विभाजित होती हैं। ये जोफे साहब ने बोला 1936 में। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं जेनी। इन्होंने 1941 में डेफिनेशंस दी है सोइल की। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने भी बोला कि सोइल क्या है? नेचुरल बॉडी है। ठीक है, नेचुरल अकरिंग बॉडी, प्राकृतिक पिंड है। इन्होंने भी सोइल को क्या बोला? प्राकृतिक पिंड बोला। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कुछ अलग चीज़ें रखी। इन्होंने क्या बोला कि ये बनी हुई होती है मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर से, ऊपर इन्होंने बता दिया। यहाँ पर ये किससे बनी हुई होती है? इन्होंने बोला कि जो हमारा मिनरल्स या जो हमारा क्लाइमेट है, जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट के इफ़ेक्ट की वजह से, क्लाइमेट के इफ़ेक्ट की वजह से, और क्लाइमेट का इफेक्ट किस पर? पेरेंट मटेरियल पर, जो पैतृक पदार्थ है उस पर क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ने की वजह से सोइल हमारी बनी हुई है। ये किसने बोला? जेनी साहब ने बोला। ठीक है, इन्होंने बोला डेट हैज़ बीन फॉर्म्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ combined influence of इन्होंने क्या बोला? combined influence of climate and living organism। ठीक है, acting on parent material, ठीक है, मतलब ये नेचुरल बॉडी है, प्राकृतिक पिंड है। ये बनी है किसके कारण बनी है? तो कंबाइंड इन्फ्लुएंस, मतलब कि यहाँ पर दो के कॉम्बिनेशन से, दो का यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो रहा किसका? क्लाइमेट और लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जो जीवित सूक्ष्म जीव है, जीवित जीव है, और जो जलवायु है, उसके कंबाइंड इफेक्ट से, उसके सम्मिलित प्रभाव से। सम्मिलित प्रभाव किस पे? पेरेंट मटेरियल पर, जो पैतृक पदार्थ पर क्लाइमेट और जो ऑर्गेनिज्म है, उन दोनों का जो कॉमन इफेक्ट पेरेंट मटेरियल पर पड़ रहा है, उसकी वजह से ये नेचुरल बॉडी बनी है, जिसको हम सोइल कहते हैं। तो सोइल जो है नेचुरल बॉडी है, जो फॉर्म्ड, बनी हुई किसके कारण? तो फ्रॉम ड्यू टू, जो मतलब किसके कारण बनी है? क्लाइमेट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंबाइंड इफेक्ट किस पर? पेरेंट मटेरियल पर। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? हिंदी में आप लिखो इसको। तो एक प्राकृतिक पिंड है, अब जो है पैतृक पदार्थ पर जलवायु और जीव, ठीक है, जलवायु और जीवित जीव के सम्मिलित प्रभाव के कारण ये बॉडी बनी है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पैतृक पदार्थ पर जलवायु और जीवित जीव के सम्मिलित प्रभाव के कारण बनी है। ठीक है, प्राकृतिक पिंड, जिसे हम प्राकृतिक पिंड कहते हैं। ये जेनी साहब ने बोला। जेनी साहब ने क्या बोला कि सोइल जो है प्राकृतिक पिंड है, जो पैतृक पदार्थ पर जलवायु और जो जीवित जीव है, उनके दोनों के इफेक्ट के कारण ये बनी हुई है। ठीक, ये जेनी साहब ने बोला। क्लियर है? अब सोइल हमें क्या देता है? सोइल हमें न्यूट्रिएंट देता है, सोइल हमें वाटर देता है, सोइल हमें एयर देती है, सोइल हमें इंकरेज एंड सपोर्ट करती है लिविंग सिस्टम पे। तो देखो, सोइल को क्या बोला गया है? सोल ऑफ इन्फिनिट लाइफ। क्यों बोला गया है? इसको क्या बोला जाता है? सोल ऑफ इन्फिनिट लाइफ। ठीक है, अनंत क्या बोलते हैं?
अनंत जीव की आत्मा, इसको हिंदी में करोगे तो अनंत जीवन की आत्मा इसको कहा जाता है, अनंत जीवन की आत्मा कहा जाता है इसको हिंदी करोगे तो। सोल मतलब आत्मा हो गया, ऑफ मतलब की, इनफाइनाइट मतलब अनंत, लाइफ मतलब जीवन, तो अनंत जीवन की आत्मा इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सोइल देती क्या है? सोइल हमें देती है न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट देती है, वाटर देती है, एयर देती है, ठीक है, सपोर्ट टू लिविंग ऑन अर्थ, सपोर्ट टू लिविंग इन अर्थ, ठीक है, लिविंग ऑन अर्थ, पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, तो उस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं तो हमें सपोर्ट कौन कर रहा है? सोइल ही, अर्थ ही सपोर्ट कर रही है। तो हमें क्या दे रहा है? ये पोषक तत्व, पानी, ठीक है, हवा, ठीक। अब ये सोइल के अंदर एयर भी मूवमेंट होता है। सर वो आप बोलोगे कि सर सोइल में हवा कैसे? तो सोइल के अंदर भी तो एयर का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से तो सूक्ष्म जीव जिंदा रहते हैं। सपोर्ट मतलब पृथ्वी पर जीवन को, पृथ्वी पर जीवन को सपोर्ट करती है या मदद करती है? पृथ्वी पर जीवन को सपोर्ट करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है, पृथ्वी पर जीवन को सपोर्ट करती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सोल ऑफ इन्फिनिट लाइफ। इसका अगर फुल फॉर्म निकालो तो क्या होता है? सोल ऑफ इन्फिनिट लाइफ, अनंत जीवन की आत्मा इसको बोला जाता है। क्योंकि सोइल हमें क्या दे रहा है? पानी भी मिलेगा, न्यूट्रिएंट भी मिलेगा, एयर भी मिलता है वहाँ पर, इसीलिए तो प्लांट ग्रो होता है। साथ में हम पृथ्वी के ऊपर घूम फिर रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, किसकी वजह से? उसी की वजह से। तो इसी को बोलते हैं सोल ऑफ इन्फिनिट लाइफ। 3D स्ट्रक्चर होता है इसका। सोइल जो होती है क्या होती है? 3 डायमेंशन, 3D स्ट्रक्चर होता है, त्रिआयामी होती है, ठीक है। क्या होती है? त्रिआयामी होती है, 3 आयाम होते हैं इसके। मतलब सोइल की जो होती है क्या होती है? लेंथ भी होती है, ठीक, ब्रेथ भी होती है, और लंबाई, ऊंचाई और डेप्थ भी होती है, गहराई, ठीक। लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ, लंबाई भी होती है इसकी, चौड़ाई भी होती है इसकी, और गहराई भी होती है। तीनों होती है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों होती है। इसलिए ये जो है 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आप सिर्फ लैंड की बात करोगे, भूमि की बात करोगे, तो याद रखना भूमि जो है 2D होती है। भूमि जो होती है 2D होती है, 2 ही डायमेंशन होते हैं, लंबाई होती है और ब्रेथ, चौड़ाई होती है, ठीक। गहराई नहीं होती, क्योंकि गहराई लैंड पर, भूमि पर आप गहराई का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मान लो आपका घर बना हुआ है किसी ज़मीन के ऊपर, तो वहाँ पर सिर्फ आप 2 ही डायमेंशन देखोगे, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। वहाँ पर गहराई का कोई रोल नहीं है। आप अगर बाहर निकलते हो, बाहर निकलते से घर के बाहर आपको जो जगह दिखती है ना, जो भूमि दिखती है, तो उसको हम भूमि बोलेंगे, लैंड बोलेंगे, सोइल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम प्रोडक्शन तो ले नहीं रहे हैं, तो वो हमारे लिए सोइल नहीं है, वो हमारे पे लैंड है। तो लैंड की बात करते हैं तो वहाँ पर गहराई का कोई रोल नहीं है, वहाँ पे 2 ही डायमेंशन होंगे, लंबाई और चौड़ाई। गहराई का कब होता है? सोइल के केस में। सोइल के केस में क्या होता है? क्योंकि हम प्लांट को लगाते हैं तो प्लांट की रूट्स नीचे की तरफ भी जाती है, डेप्थ में जाती है। हम वहाँ पर कल्टिवेशंस करते हैं, प्लोइंग करते हैं ना, टिलेज ऑपरेशंस करते हैं, तो डेप्थ का रोल होता है ना। प्लांट को हम लगाते हैं तो कितनी डेप्थ पे लगाते हैं, डेप्थ का रोल होता है। तो यहाँ पर सोइल जो है 3 डायमेंशन होती है, और लैंड की बात करो, भूमि 2 डायमेंशन होती है, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे बात करते हैं अप्रोचेस या ब्रांचेस। अप्रोचेस, ठीक है, दृष्टिकोण की बात करें तो 2 प्रकार के अप्रोचेस यहाँ ब्रांचेस देखने को मिलती है। एक होता है इडेफोलॉजी, पेडोलॉजी, और एक होता है इडाफोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी एंड इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी एंड इडेफोलॉजी की बात करें तो 2 अप्रोचेस है ये, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी। दोनों को समझो। ये दोनों जो वर्ड है ना, ये दोनों ग्रीक वर्ड है। क्या है ये? दोनों के दोनों जो है ग्रीक वर्ड है, ये भी और ये भी, दोनों ग्रीक वर्ड है। और दोनों का मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी क्या होता है? पेडोन मतलब वही सोइल या अर्थ या ग्राउंड। सोइल नहीं बोलेंगे यहाँ पर, ग्राउंड या अर्थ बोला जाता है, ग्राउंड या अर्थ बोल देते हैं। और इडेफोलॉजी में इडेफोस का मतलब होता है सोइल या ग्राउंड, ग्राउंड,
ठीक है। अब सोइल बोला तो सोइल से समझ जाओ, ये हमारे प्लांट से रिलेटेड होगा और वो नॉर्मल सोइल से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेडोलॉजी के अंदर हम करते हैं स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोइल बोलो या अर्थ बोलो, ठीक है। यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पर क्या करते हैं हम, उत्पत्ति, वर्गीकरण और विवरण मृदा या पृथ्वी की उत्पत्ति, वर्गीकरण, विवरण का अध्ययन करते हैं। और ये कहाँ पर यूज़ होता है, तो हाईवे, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है। जो हाईवे बनते हैं, बिल्डिंग्स बनते हैं, रोड्स वगैरह बनते हैं, वहाँ पर जो है जो चीज़ें होती है, वहाँ पर जो स्टडी होती है वो पेडोलॉजी के अंदर आती है ना। मान लो रोड बना रहे हैं तो रोड पे, वहाँ पे रोड बनाने से पहले जो नीचे भूमि है, जो लैंड है, उसकी स्टडी की जाती है। ऐसा तो नहीं दलदली भूमि तो नहीं है, यहाँ पर किस प्रकार का हमें मटेरियल यूज़ करना है ताकि धसे नहीं रोड, है ना। तो वो जो स्टडी होती है वो पेडोलॉजी के अंदर आती है। और यहाँ पर भी नेचुरल बॉडी की बात करते हैं। जो एडोफोलॉजी होती है, यहाँ पर स्टडी ऑफ सोइल इन रिलेशन टू प्लांट, स्टडी ऑफ सोइल इन रिलेशन टू प्लांट, तो प्लांट के संबंध में मृदा का अध्ययन यहाँ किया जाता है। पौधों के संबंध में मृदा का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। ये भी नेचुरल होती है। ये क्या है, ये नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट ग्रोथ। क्या है ये, नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट ग्रोथ, पौधों की वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक निवास स्थान है इडोफोलॉजी। यहाँ पर सोइल क्या है, पौधों की वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक निवास स्थान या प्राकृतिक आवास है, जो इडोफोलॉजी के अंदर आता है। और इडोफोलॉजी का जो मेन एम है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। खाद्य एवं रेशा उत्पादन इसका मेन उद्देश्य होता है। फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन जो है इडोफोलॉजी का मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। ये दो ब्रांचेस हमने देखी। ब्रांचेस के बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में। थोड़ा सा इंटीरियर समझ लो क्या होता है, ये ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, सिलेबस में नहीं है। इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है, आंतरिक भाग, पृथ्वी का आंतरिक भाग, ऐसा नहीं है कि सिलेबस में नहीं है तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं बनता, इस वजह से हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं डिटेल में। बट ऊपर से मैं चीज़ें बता देता हूँ, इनकेस कभी बन जाए तो, है ना। सिलेबस से बाहर की चीज़ हम पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस से बाहर की वो चीज़ पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो चीज़ नहीं पढ़ेंगे। नहीं तो सिलेबस के बाहर इतनी सारी चीज़ें हैं कि उसका कोई लिमिट नहीं है। तो हमें वो पढ़ना है सिलेबस के बाहर जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी चीज़ें नहीं पढ़ने वाले। तो इंटीरियर और आंतरिक भाग की बात करो तो 3 भाग होते हैं ना। क्या होता है, क्रस्ट होता है, ठीक है, दूसरा होता है मेंटल, तीसरा होता है कोर, ठीक है। ठीक, क्रस्ट होता है भूपरपट्टी, मेंटल और कोर। क्रस्ट जो होता है सबसे आउटर लेयर है ना, ये सबसे आउटर लेयर भारी भाग है। ये मिडिल लेयर है और ये इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाला भाग है। क्लियर है। ये जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट में 2 भाग आपको देखने को मिलता है, एक मिलता है सियाल और एक मिलता है सीमा। इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज़ें बता दूँ अभी से ये, बट शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहा हूँ। सियाल का मतलब होता है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, तो सिलिका जो लगभग पाया जाता है वो 65 से 75% के आसपास मिलता है, ठीक है। और सीमा का मतलब होता है, ऐसा ही मतलब हो गया सिलिका, और मा का मतलब होगा मैग्नीशियम, बस ये याद रखना है। क्लियर। अर्थ क्रस्ट के इंटरनल पार्ट में क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर, और सीमा और सियाल का फुल फॉर्म क्या है, बस ये आप ध्यान रखो। नोट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है, नोट्स में आपको डिटेल मिल जाएगा, बट यहाँ पे अब ज़्यादा नहीं पढ़ना। अब
एक्सटीरियर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का बाहरी भाग, पृथ्वी का बाहरी भाग। पृथ्वी का बाहरी भाग में आपको क्या मिलेगा? पृथ्वी के बाहरी भाग में आपको मिलेगा एटमॉस्फियर, ठीक है, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मिलेगा और हाइड्रोस्फीयर प्लस 4 बायोस्फीयर। ये आपको बाहर मिलेगा पृथ्वी के ऊपर। इसको बोलेंगे वायुमंडल, इसको बोलेंगे स्थलमंडल, ठीक है, इसको बोलेंगे जलमंडल और इसको बोलेंगे जैवमंडल, ठीक है। ये मिलेगा। वायुमंडल में आपको क्या मिलेगी? एयर, हवा, मतलब गैसेस, ठीक, गैसियस पार्ट होता है एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर थल, मतलब यहाँ मिलेगा आपको सॉलिड भाग, सॉलिड पार्ट, मतलब लैंड मिल जाएगी आपको, भूमि, ठीक है। ठोस, हवा और गैस, ठोस और भूमि। हाइड्रो में आपको मिल जाएगा लिक्विड, मतलब तरल पदार्थ, और वो क्या होगा? वाटर, मतलब जल। इतना हिंदी तो आप जानते हो। और बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में आपको मिलेंगे लिविंग थिंग्स मिलेगी। लिविंग थिंग्स मतलब जीवित वस्तुएं। जीवित वस्तु में आप, हम, मैं, जानवर सब आ जाएंगे, है ना, पेड़ पौधे सब। तो पृथ्वी के ऊपर जीवन भी है। तो जीवन जो आता है ना, वो किसके अंदर आता है? बायोस्फीयर के अंदर। और बायोस्फीयर जो है कॉम्बिनेशन है इन तीनों का, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये एटमॉस्फियर है, ये लिथोस्फीयर है, ये हाइड्रोस्फीयर है। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ बीच में आपको मिलेगा बायोस्फीयर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आसमान में जो है, एटमॉस्फेयर में भी आपको क्या मिलेंगे? सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं, चिड़िया पक्षी वगैरह वापस आसमान में उड़ते हैं, तो वहाँ पर भी जीवन है। हाइड्रो, जल के अंदर मछली वगैरह, वहाँ पर भी जीवन है। पृथ्वी पे लिथो मतलब पृथ्वी के अंदर जानवर भी, हम लोग भी हैं, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो वहाँ पर भी जीवन है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बायोस्फीयर के अंदर आता है, ठीक है। चलिए, ये आप समझ गए। पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पर जो है आप क्या देखोगे? लैंड और वाटर की अगर बात करें तो 29% लैंड है और 71% पर क्या है? पानी है ना। 71% पर पानी है और 29% पर क्या है? भूमि है, ठीक। ये अर्थ को यहाँ पर कवर इस तरीके से किया गया है। अब मैं बात करता हूँ कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट बाय वेट बेसिस, ठीक है। भूपर्पटी का संगठन, भूपर्पटी का संगठन। संगठन, ठीक है, भार बेसिस पर। तो देखो, एक होता है मेटालिक, ठीक है। इसको मैं टेबल भी बना देता हूँ, इसकी टेबल फॉर्मेट में देख लो इसको। अरे साला, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, एक और चाहिएगा। एंड 8। ठीक है। तो 8 एलिमेंट हम क्यों ले रहे हैं यहाँ पर? कि 8 एलिमेंट जो है 99% भाग बनाते हैं। याद रखना, इस अर्थ क्रस्ट का 99% पार्ट जो है वो 8 एलिमेंट्स ही मिलकर बना देते हैं, ठीक है। 8 तत्व मिलकर पूरी भूप्रकृति का 99% भाग बनाते हैं, याद रखना। और 12 तत्व ले लोगे तो 99.99% 12 तत्व मिलकर, और 8 तत्व मिलकर 99% भाग बना देते हैं भू प्रॉपर्टी का। तो इसमें थोड़ा सा, ठीक है, इसको मैं सुधार देता हूँ।
इसमें दो आपको दिख जाएंगे, मेटालिक और नॉन मेटालिक। ठीक है, दो पार्ट यहाँ पर मिलेंगे आपको। एक होता है मेटालिक पार्ट, मेटालिक पार्ट और नॉन मेटालिक पार्ट। ठीक, क्या हो गया? अरे यार, ठीक है, एक मेटालिक भाग है और दो जो है, एक जो है यहाँ पर नॉन मेटालिक पार्ट है। ठीक है, दोनों की बात करते हैं। तो मेटालिक पार्ट में क्या आता है, हमारा आता है ऑक्सीजन। अरे यार, ये कहाँ रह गया? मेटालिक पार्ट में क्या आएगा? ऑक्सीजन और सिलिका। मेटालिक भाग में क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन और सिलिका। चलिए छोड़ो इसको यार। ठीक है, मेटालिक भाग में आ जाएगा आपका ऑक्सीजन। मेटालिक भाग में क्या आएगा आपका? ऑक्सीजन। ठीक है, और आएगा सिलिका। ऑक्सीजन और सिलिका। ठीक है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है? तो 46.60% आपको मिलेगा ऑक्सीजन। ठीक है, और सिलिका मिलेगा 27.72% अर्थ क्रस्ट के अंदर। क्लियर है? और ये दोनों मिलकर बच्चा, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? 74.32%, लगभग 3/4 भाग बना रहे हैं। किसका? अर्थ क्रस्ट का। मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो लगभग 75% आ गया। मतलब 75% भाग तो ये दो एलिमेंट ही बना रहे हैं, ऑक्सीजन और सिलिका। ऑक्सीजन सिलिका मिलकर पूरी भूप्रॉपर्टी का 75% भाग जो है बना रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा एल्यूमिना। ठीक है, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम और क्या था? एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम और पोटेशियम। ठीक है, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी इनके अंदर। क्लियर? चलिए, अब जो नेक्स्ट जो है इसके अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम। पहले पोटेशियम करो, देन मैग्नीशियम लास्ट में। अब इनकी क्वांटिटी कितनी है? तो यहाँ पर आ जाएगा 8.13%। ये कितना है? ये 5% है। ये 3.63% है कैल्शियम। ये 2.83% के आसपास है सोडियम। ये 2.59% के आसपास है और ये 2.09% के आसपास क्या है? पोटेशियम है। ठीक, और ये सब मिलकर कितना परसेंट भाग बना रहे हैं? तो ये सब मिलकर जो भाग बना रहे हैं ये 1/4 बना रहे हैं। कितना पार्ट बना रहे हैं? ये 1/4 पार्ट। मतलब ये सारे एलिमेंट्स मिलकर टोटल 99% पार्ट बना देते हैं। इन सबको आप जोड़ोगे तो 99 हो जाएगा। 74.32 तो ये हो गया। बाकी इन सबको जोड़ोगे तो ये 8 एलिमेंट मिलकर 99% भूप्रकृति का भाग बनाते हैं। तो ये आपका हो गया यहाँ पे कंपोजिशन बाय वॉल्यूम बेसिस पे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कंपोनेंट ऑफ सॉइल। कंपोनेंट ऑफ सॉइल, मृदा के घटक। मृदा के घटक किस बेसिस पर? वॉल्यूम बेसिस पर। वॉल्यूम बेसिस पर, आयतन के आधार पर। ठीक है, आयतन के आधार पर। देखो, आयतन के आधार पर यहाँ पे मैं बात करूँ, आपको समझना है इसको मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट वे में पढ़ाऊँगा ताकि आपका मिनरल भी यहाँ पर कवर हो जाए। ठीक है, मिनरल बेसिस पे बताऊँगा। सॉलिड पार्ट और पोर स्पेस, लिक्विड पार्ट, है ना। मैं लिख देता हूँ सॉलिड पार्ट, और आप लिक्विड लिख सकते हो या पोर स्पेस लिख सकते हो। पोर स्पेस, ठीक है, लिक्विड पार्ट और पोर स्पेस। या चलो ऐसा रहने दो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा बाद में। मैं मिनरल्स को अलग से बता दूंगा आपको, इसको ऐसे ही समझो। ठीक है, इसमें आपको होता है मिनरल, खनिज पदार्थ। दूसरा आपका ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ। तीसरा आपका होगा वाटर,
जल और एयर हवा, ठीक है। ये लगभग होता है 45%, ये होगा आपका 5%, ये 25%, लेकिन ये अप्स एंड डाउन लिख लेना, कम ज़्यादा हो सकता है। ये भी आपका 25%, ये भी अप्स एंड डाउन, मतलब ये भी कम ज़्यादा हो सकता है। जब पानी बढ़ेगा तो एयर ज़्यादा, पानी बढ़ेगा तो एयर घट जाएगी, और जब मान लो क्या होगा पानी घटेगा तो एयर बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये फिक्स है, 45% मिनरल है, 5% ऑर्गेनिक मैटर है, पानी और एयर जो है 25% अब बोलते हैं, लेकिन कम ज़्यादा हो सकता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है बच्चा लोग, देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि सॉलिड और लिक्विड का रेशियो बताओ, सॉलिड और लिक्विड पार्ट का रेशियो, ठीक है। ठोस और तरल भाग का रेशियो बताओ, किसमें, वॉल्यूम बेसिस पे, इसमें, ठीक है, इसमें सॉलिड और लिक्विड का रेशियो। देखो सॉलिड पार्ट कितना है, 50%। सॉलिड पार्ट कितना है, सॉलिड पार्ट में क्या है, सॉलिड पार्ट में आपका मिनरल है और ऑर्गेनिक मैटर है। लिक्विड पार्ट में आपके पास क्या है, लिक्विड पार्ट में आपके पास है वाटर। तो ये दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं आपको, ये दोनों मिलकर है 50% और ये है 25%। तो कितना हो जाएगा, 2:1। सॉलिड और लिक्विड का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एक पूछा जाता है, सॉलिड पार्ट, लिक्विड पार्ट और गैसियस पार्ट का रेशियो बताओ। तो सॉलिड कितना है, 50%, लिक्विड 25% और गैसेस भी 25%। तो 2:1:1 ये हो जाएगा सॉलिड, लिक्विड और गैसियस पार्ट का रेशियो। क्लियर है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब यहाँ पर बात करते हैं मिनरल्स की, सोयल मिनरल्स। तो अभी हमने बोला मिनरल्स कितने हैं, 45% है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और लिख लो, इंडियन सोइल जो है, ऑर्गेनिक मैटर हम बोल रहे हैं कहाँ पर, सोइल में, लेकिन जो इंडियन सोइल है, इंडियन सोइल है, भारतीय मृदा है, इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कितना होता है, 0.5%, 0.5% पाया जाता है। 0.5% उससे भी कम होता है, ये एवरेज डाटा है, कहीं पर ज़्यादा भी होगा, कहीं पे कम होगा, लेकिन इंडियन जो सोइल है, ओवरऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, एवरेज डाटा कितना है, 0.5% जो ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है इंडियन सोइल के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है, सोइल के अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर होता है, 5% होता है। ये अर्थ क्रस्ट की मतलब अर्थ क्रस्ट के अंदर बोल सकते हो आप, या सोइल के अंदर बोल सकते हो, लेकिन इंडियन जो सोइल है, इंडियन सोइल के अंदर जो है वो 0.5% ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है। यहाँ पर ये इंडिया की बात नहीं हो रही है, ये सोइल की बात हो रही है ओवरऑल वर्ल्ड बेसिस पे, कि 5% ऑर्गेनिक मैटर मिल जाएगा, लेकिन इंडियन सोइल है उसमें 0.5% ही ऑर्गेनिक मैटर होता है। और ये भी एवरेज बेसिस पे है ना, किसी स्टेट में ज़्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है, तो एवरेज जो है 0.5 है। मिनरल्स की बात की हमने, मिनरल्स आप यहीं पे देख लो सीधे से, एक होता है प्राइमरी मिनरल और सेकेंडरी मिनरल। सेकेंडरी मिनरल्स, ठीक है, प्राथमिक खनिज और द्वितीय खनिज, प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज। प्राथमिक खनिज के अंदर आपको क्या मिलेगा, प्राथमिक खनिज के अंदर आपको 3 चीज मिलेगी, फेल्सपार, क्वार्ट्ज और माइका, ठीक है, माइका, ये 3 चीज़ें। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊँगा, शॉर्ट में बताऊँगा आपको, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में आपके है नहीं ये वाला पार्ट, बट हमें कवर करना है। तो ये फेल्सपार, माइका और फेल्सपार, क्वार्ट्ज और माइका, ये प्राइमरी मिनरल है। प्राइमरी मिनरल का मतलब होता है ये मूल तत्व होते हैं, मूल भाग होते हैं, किसके, मूल भाग, किसके, चट्टान के, चट्टानों के मूल भाग होते हैं, ऐसा लिख सकते हो। जो चट्टान है, चट्टानों के मूल भाग होते हैं, ये मूल भाग होते हैं, चट्टानों के मूल होते हैं, ठीक है। ओरिजिन जो होता है, ओरिजिनल प्लेस पार्ट होता है किसका, प्राइमरी मिनरल के। और ये कहाँ पर प्रमुख, मुख्यतः किसमें, सैंडी सॉइल में पाए जाते हैं, डोमिनेंट इन सैंडी सॉइल, डोमिनेंट इन सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल के अंदर, मतलब बलुई मृदा में या रेतीली मृदा के अंदर ये मुख्यतः पाए जाते हैं। प्रमुख रूप से जो है सैंडी सॉइल या बलुई मृदा में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दोनों लाइन मैंने लिख दी है, नोट्स में भी है। फेल्सपार की बात करें, फेल्सपार जो अर्थ क्रस्ट में कितना 48% के आसपास मिल जाता है हमें, ठीक है, कितना 48% आपको मिलेगा अर्थ क्रस्ट के अंदर, कितना, फेल्सपार, ठीक है। अब इस फेल्सपार में हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो एसिड सॉइल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फेल्सपार की क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस, ये केमिकल प्रोसेस है
केमिकल प्रोसेस होती है हाइड्रोलाइसिस, मतलब होता है पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फेल्सपार का पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो उस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, जिससे फेल्सपार किसमें बदल जाता है, एसिड सॉइल के अंदर बदल जाता है, ठीक है, अम्लीय मृदा में बदल जाता है। फेल्सपार के मैं प्रकार की बात करूँ तो ये 3 प्रकार का, अभी मैं क्वार्ट्ज और माइका को हटा देता हूँ, ठीक है। इसकी बात करूँ तो ये 3 प्रकार को, 2 प्रकार को मिल जाएगा, एक होता है आर्थोक्लेस और प्लेजियोक्लेस, ठीक है, आर्थोक्लेस और प्लेजियोक्लेस हिंदी में भी लिखना। आर्थोक्लेस मतलब होता है पोटास फेल्सपार, आर्थोक्लेस को क्या बोलते हैं, पोटास फेल्सपार को ही आर्थोक्लेस बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर पोटास कंटेनिंग फेल्सपार होता है, इसको आर्थोक्लेस बोलते हैं। और ये एसिड इग्नियस जो रॉक्स होती है, एसिड इग्नियस रॉक का मेन पार्ट होता है जो क्या होता है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में क्या होता है, पोटास फेल्सपार ही पाया जाता है, किसमें, ग्रेनाइट में, ठीक। और ग्रेनाइट क्या होता है, एसिड इग्नियस रॉक है, याद रखना ग्रेनाइट कौन सी रॉक है, एसिड इग्नियस रॉक है, मैं लिख देता हूँ, एसिड इग्नियस रॉक है, एसिड इग्नियस रॉक है ग्रेनाइट। प्लेजियोक्लेस की बात करें तो प्लेजियोक्लेस में आपको 2 मिलेगा, एक मिलेगा आपको सोडियम कंटेनिंग फेल्सपार और एक मिलेगा आपको कैल्शियम कंटेनिंग फेल्सपार। जो सोडियम कंटेनिंग फेल्सपार है, सोडियम फेल्सपार, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडा फेल्सपार, सोडा फेल्सपार बोलते हैं, सोडा फेल्सपार, या इसको और क्या कहते थे, इसको बोलते थे एल्बाइट, इसको एल्बाइट बोल देते हैं, ठीक है। और जो कैल्शियम कंटेनिंग फेल्सपार है, कैल्शियम फेल्सपार है, इसको बोला जाता है क्या, लाइम फेल्सपार, और इसको बोला जाता है एनार्थाइट, एनार्थाइट बोला जाता है, ठीक है। ये बस याद रखना है इसके अंदर, ठीक। दूसरा मैं बात करूँ क्वार्ट्ज की, क्वार्ट्ज मतलब वही सिलिका 6SiO3, ये पाया जाता है लगभग 36% अर्थ क्रस्ट के अंदर, कितना, 36% अर्थ क्रस्ट के अंदर ये पाया जाता है। इसमें जो है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, एसिड सॉइल के अंदर क्या पाया जाता है, फ्री सिलिका, क्या होता है, फ्री सिलिका होता है। एसिड सॉइल कौन सी, ग्रेनाइट। और जो बेसिक सॉइल होती है, बेसिक सॉइल होती है, उसमें क्या मतलब फ्री सिलिका नहीं पाया जाता, ठीक है, नॉट फ्री सिलिका, फ्री सिलिका नहीं पाया जाता, इतना याद रखना। हैवी रेनफॉल होती है, बारिश होती है, तो एसिड सॉइल कन्वर्ट हो जाती है सैंडी के अंदर और बेसिक सॉइल कन्वर्ट हो जाती है क्ले सॉइल के अंदर, याद रखना। क्वार्ट्ज के अंदर क्या है, जो एसिड सॉइल है ये कन्वर्ट हो जाती है सैंडी के अंदर, और जो बेसिक सॉइल है ये कन्वर्ट हो जाती है क्ले सॉइल के अंदर, बस ये इतना याद रखना है सिलिका के अंदर। इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसलिए मैंने इंग्लिश में बता दिया, हिंदी में नोट्स हालांकि आपको मिल जाएंगे, बट इसको याद रखना। मैंने लिख दिया है एसिड कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, एसिड कन्वर्ट हो जाएगी सैंडी के अंदर, और बेसिक कन्वर्ट हो जाएगी आपकी क्ले के अंदर, ठीक है। कट गया है पर मैंने बोला है यहाँ पर एसिड किस में, बेसिक किस में हो जाएगी, क्ले के अंदर, मैंने बोल रहा हूँ, ठीक है। नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको, तो बेसिक जो है वो क्ले के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। उसके बाद जो है इसी में क्या होता है, माइका, प्राइमरी में क्या होता है, माइका, माइका भी होता है, माइका जिसको हम क्या बोलते हैं, अब्रक, ठीक है, अब्रक बोलते हैं। ये भी 2 प्रकार होता है, एक होता है पोटास माइका और एक होता है मैग्नीशियम माइका। पोटास माइका को क्या कहते हैं हम, मस्कोवाइट, मस्कोवाइट, और इसको वाइट माइका भी बोलते हैं, वाइट माइका भी कहते हैं, वाइट अब्रक, सफ़ेद अब्रक भी बोला जाता है। और ये जो होता है मैग्नीशियम माइका, इसको बायोटाइट कहते हैं, और ये ब्लैक माइका होता है, ब्लैक माइका होता है, काला अब्रक होता है, और ये लगभग 10% पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। इसके अलावा क्या होता है, ओलिवाइन, ओलिवाइन है, टोरमालाइन है, ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओलिवाइन और टोरमालाइन ये प्राइमरी में अंदर आते हैं, क्लियर है। सिलेबस में नहीं है बट फिर भी एक रफली याद रखना ताकि दिक्कत ना हो। सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी मिनरल ये किससे बने होते हैं, प्राइमरी मिनरल से, ठीक है, प्राइमरी मिनरल से बने होते हैं, प्राइमरी मिनरल से बने होते हैं। अब इसके अंदर क्या है चीज़ें, सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी के अंदर क्या है, सेकेंडरी मिनरल्स की मैं बात करूँ, सेकेंडरी मिनरल्स में जो चीज़ें हैं, अब इसमें आपका जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गिब्साइट, जिसको हम गिब्साइट कह देते हैं, और आयरन का ऑक्साइड आ जाता है, ठीक। फिर इसमें आपका लिमोनाइट आ जाता है,
ठीक, हेमेटाइट आ जाता है, ये सेकेंडरी मिनरल्स हैं। और इसी के अंदर आपका आता है एल्यूमिनियम क्ले मिनरल या सिलिकेट क्ले मिनरल। सिलिकेट क्ले मिनरल इसी में आ जाता है, ठीक है, सिलिकेट क्ले मिनरल इसी में आ जाता है। अब सिलिकेट क्ले मिनरल की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो सिलिकेट क्ले मिनरल है, जो सिलिकेट क्ले खनिज है, इसी की बात करते हैं। तो ये जो आपको मिलेगा, ये आपको 3 टाइप, ये मिलेगा आपको 1:1 टाइप, ठीक है, पहला। फिर दूसरा में जो है सिमेट्रिक ग्रुप है। 1:1 टाइप में क्या आ जाता है, केओलिनाइट, केओलिनाइट, केओलिनाइट आ जाएगा, ठीक है। इसमें मतलब यहाँ पर क्या होता है, एल्यूमिनियम और जो सिलिका की सीट होती है, मतलब यहाँ पर जो होती है एक टेट्राहेड्रल सीट होती है, टेट्राहेड्रल सीट होती है, और एक होती है ऑक्टाहेड्रल, एक होती है ऑक्टाहेड्रल सीट। देखो ये होता क्या है ना, इसको अच्छे से समझना हो तो मेरा एक और लेक्चर जो मैंने एफओ के लिए लिया था, हार्डली 10 मिनट का लेक्चर है वो, उसमें देखना सिलिकेट क्ले मिनरल, उसको मैंने डायग्रामेटिक तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ अपने पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको पूरा डायग्रामेटिक एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, सिलेबस में भी नहीं आ रही हो कि ये। बट मैं यहाँ पर 1:1 टाइप जो होता है केओलिनाइट, बस एग्जाम्पल पूछा जाता है। होता क्या है, चलो बता ही देता हूँ आपको, है ना। फिर भी अगर ज़्यादा आपको लगे तो वो आप वो वाला लेक्चर आप देख सकते हो। इसमें जो है एक सीट होती है, यहाँ पर एक सीट आपको मिलेगी यहाँ पर किसकी, टेट्राहेड्रल की, और एक सीट यहाँ पर मिलती है आपको ऑक्टाहेड्रल की, ठीक है। एक सीट यहाँ पर होती है, इसी के नीचे जस्ट वो क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल की सीट होती है, ठीक है। एक सीट यहाँ पर होती है ऑक्टाहेड्रल की। तो ये होती है सिलिका सीट, ठीक है, ये हो जाती है सिलिका सीट, मतलब टेट्राहेड्रल सीट होती है, टेट्राहेड्रल। और ये होती है एल्यूमिनियम सीट, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल सीट, ठीक है। एक टेट्राहेड्रल एक ऑक्टाहेड्रल होती है, इस तरीके से सीट होती है। और ये जो एग्जांपल है ये किसका है, केओलिनाइट का है। और केओलिनाइट ज़्यादातर आपको मिलेगी रेड सॉइल में, कहाँ मिलती है, रेड सॉइल में। और ये कहाँ पाई जाती है, जनरली तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, रेड सॉइल तमिलनाडु के अंदर। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल इस तरीके की सीट बनती है। और डिटेल में समझना हो तो वहाँ पर अलग से वीडियो, उसको देख लेना। बाकी आपको सिर्फ एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्जाम में कि इसका एग्जाम्पल क्या है, ये सारा जमेले में नहीं पढ़ना कि कैसे बनती है, फिर भी मैं बता दूंगा। दूसरा होता है सिमेट्रिक ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर क्या होता है, 2 सीट होती है, 2:1 टाइप्स होते हैं। ये क्या होते हैं, 2:1 टाइप्स। सिमेट्रिक ग्रुप जो होता है पूरा 2:1 टाइप होता है, 2:1 टाइप होता है पूरा का पूरा ग्रुप, ठीक है। 2:1 टाइप का मतलब क्या है, यहाँ पर जो होती है 2 सीट होती है, 2 टेट्राहेड्रल की सीट होती है, टेट्राहेड्रल की सीट होती है, और एक होती है ऑक्टाहेड्रल की, ऑक्टाहेड्रल की सीट होती है, ठीक। वो लेक्चर आप देखोगे जो 10-15 मिनट का है, सोइल साइंस एएफओ के लिए मैंने लिया है, उसमें आपको पूरा टेट्राहेड्रल क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, ऑक्सीजन के कितने जो है पार्टिकल्स वहाँ पर बनते हैं, पूरा डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है, वो देख सकते हो आप, ठीक है, वहाँ पर जाके। अगर आपको लग रहा है कि सर ये समझाओ टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, तो यहाँ पे समझाने का इतना समय नहीं है अपने पास, वहाँ पर देख लेना, 10 से 15 मिनट का लेक्चर है, स्पीड बढ़ा के देख लेना, वहाँ पर पूरा डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन के साथ समझ में आ जाएगा क्या है। और वो डिटेल वीडियो है, और भी डिटेल वीडियो, उसमें फाइलोसिलिकेट्स और इनोसिलिकेट, ऑक्टोसिलिकेट, टेक्टोसिलिकेट सब पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सीट मिलेगी आपको टेट्राहेड्रल्स की, और एक मिलेगी ऑक्टाहेड्रल्स की। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, पहला इसमें होता है लिमिटेड एक्सपेंडिंग टाइप, लिमिटेड एक्सपेंडिंग टाइप। दूसरा होता है यहाँ पर एक्सपेंडिंग टाइप। तीसरा होता है नॉन एक्सपेंडिंग टाइप, नॉन एक्सपेंडिंग टाइप। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, नॉन एक्सपेंडिंग टाइप, ठीक है। चलो, इसमें आता है आपका वर्मिकुलाइट, वर्मिकुलाइट इसके अंदर आता है। क्या आता है इसमें, वर्मिकुलाइट आता है, ठीक है। ये भी 2:1 टाइप है, वर्मिकुलाइट इसके अंदर आता है। और यहाँ पर मैं समझाता हूँ ये कैसे काम करता है। इसमें भी 2 सीट होती है, एक सीट, और दूसरी सीट आपको मिलेगी यहीं पे नीचे, यहाँ, ठीक है, ऐसे देख लो। ये ठीक
ठीक है। एक सीट यहाँ पर मिलेगी आपको सिलिका की और एक सीट मिलेगी आपको एल्यूमिनियम की, ठीक है। एक सीट आपको यहाँ पे मिलेगी सिलिका और एक सीट मिलेगी एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की सीट को हम गिब्साइट भी बोलते हैं, बता चुका हूँ, ठीक। अब देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पर ब्रिज बनता है। ये इस तरीके से ब्रिज बनता है किसका, मैग्नीशियम आयन का, मैग्नीशियम 2+ आयन का यहाँ पर ब्रिज बन जाता है इन दोनों सीट के बीच में। अब ये दोनों सीट के बीच में ब्रिज बनता है, इस वजह से ये ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाती, लिमिटेड एक्सपेंड होती है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जनरली क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स H2O, वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आते हैं, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल्स इन दोनों सीट के बीच में आते हैं, लेकिन इन वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे, जब पानी आएगा तो वो क्या होगी, फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, पानी आएगा तो फैलेगा और पानी जाएगा तो सिकुड़ेगा। यहाँ पर सोइल की बात हो रही है ना, सोइल के अंदर ये होता है सारी चीज़। तो सोइल के अंदर पानी आएगा, मान लो एक सीट सिलिका की एक एल्यूमिनियम की है, तो अब जब इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे तो ये फैलेगा और जब पानी चला जाएगा तो सिकुड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, मैग्नीशियम आयन की वजह से यहाँ पर ब्रिज बन गया है। ब्रिज बनने की वजह से ये ज़्यादा मतलब क्या बनेगा, लिमिटेड ही फैलेगा और सिकुड़ेगा, लिमिटेड फैलेगा सिकुड़ेगा, ज़्यादा फैलेगा सिकुड़ेगा नहीं, ठीक है। ये यहाँ पे आप समझ लो। इसमें आता है अपना, ये भी 2:1 टाइप है, मांट-मोरिलोनाइट, मांट-मोरिलोनाइट। मांट-मोरिलोनाइट में क्या होता है, यहाँ पे हम बात करते हैं मांट-मोरिलोनाइट में क्या होता है, ये देखो ये। अब इस मांट-मोरिलोनाइट के अंदर क्या होता है, ये 2 सीट है, इन दोनों सीटों को बीच में वाटर के मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और यहाँ पर बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल छोड़ो, यहाँ पर यहाँ सीधे ऐसा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो ऊपर वाले में आता है 1 में, ठीक है। यहाँ आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है जिसकी वजह से ये फैलता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर्स के मॉलिक्यूल्स मतलब जल जो है इन दोनों सीट के बीच में आता है, ये सिलिका सीट है और ये एल्यूमिनियम सीट है। तो ये क्या करता है, एक्सपेंड करता है, फैलता है, क्योंकि यहाँ पर कोई आयन नहीं है, कोई एलिमेंट्स नहीं है जो इसको ब्रिजिंग का काम कर रहा है या रोकने का काम कर रहा है। यहाँ पर क्या होता है, सिंपली 2 सीट के बीच में हाइड्रोजन आयंस काम करते हैं, जो क्या जल के आयन, जल के अणु मतलब पानी मॉलिक्यूल्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स काम करते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फैलती है, बहुत ज़्यादा सिकुड़ती है। तो ऐसी कंडीशन आपने कहाँ देखी, ब्लैक सॉइल में, ब्लैक सॉइल में। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, स्वेलिंग, स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग, स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग आप देखा होगा, सेल्फ फ्लोइंग प्रोसेस। ब्लैक सॉइल में क्या होता है, सेल्फ स्वेलिंग और सेल्फ श्रिंकिंग प्रोसेस होती है, मतलब वो फैलती है, सिकुड़ती। पानी दोगे तो वो फूल जाएगी, पानी चला जाएगा, सूख जाएगा तो क्या होगा, उसमें दरारें पड़ जाती है। तो आप ब्लैक सॉइल में क्या पाया जाता है, मांट-मोरिलोनाइट पाया जाता है। क्यों, क्योंकि मांट-मोरिलोनाइट की वजह से ही यहाँ पर सिलिका और एल्यूमिनियम सीट के बीच में जल के अणु आते हैं। जल के अणु आने की वजह से ये एक्सपेंड करती है, फैलती है, बहुत ज़्यादा फैलती है, और जब पानी चला जाता है तो फिर सिकुड़ती है। तो फैलना सिकुड़ना एक किसकी प्रॉपर्टीज़ है, ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टीज़ है। और यहाँ पर होता है लेकिन कम एक्सपेंड होता है, ठीक है। और यहाँ नॉन एक्सपेंडिंग टाइप में आ जाएगा इलाइट, क्या आ जाता है, इलाइट, इसमें आ जाता है इलाइट। नॉन एक्सपेंडिंग टाइप का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या काम करता है, देखो यहाँ पर भी 2 सीट वही, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पर बाइंडिंग हो जाती है। बाइंडिंग मतलब किस एलिमेंट की बाइंडिंग हो जाती है, तो यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में बाइंडिंग हो जाती है। तो यहाँ पर K+ आयन की बाइंडिंग हो जाती है, बाइंडिंग। और बाइंडिंग की वजह से यह क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है एक्सपेंड को, प्रिवेंट टू एक्सपेंडिंग, ठीक है। ये एक्सपेंड नहीं होने देता है, ये रोकता है, मतलब फैलने से रोकता है। तो इसलिए नॉन एक्सपेंडिंग टाइप, ये फैलने नहीं देगा। K+ आयन क्या कर देगा, बाइंड कर देगा, इसको बांध देगा एक दूसरे को। तो अब चाहे यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाए तो भी क्या होगा, ये नहीं फैलेगी। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को बाइंड कर देते हैं, ठीक है। इसलिए नॉन एक्सपेंडिंग टाइप होती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, बेहतरीन तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको। और इससे भी बेहतरीन तरीके से डिटेल में और समझना हो तो सिलिकेट क्ले वाला AFO वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर होता है 2:2 टाइप, 2:2 टाइप, या इसको हम बोलते हैं 2:1:1 टाइप। और इसमें एग्जाम्पल होता है क्लोराइड, क्लोरीन या क्लोराइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर 2 सीट होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक। और ये 2 जो सीट है, ये 2 सीट होती है ऑक्टाहेड्रल की, ऑक्टाहेड्रल की सीट होती है, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन बोली, यहाँ पर 2 सीट तो हो जाएगी टेट्राहेड्रल की, टेट्राहेड्रल की। 1 सीट हो जाएगी यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्टाहेड्रल की, और 1 सीट हो जाएगी एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल की। अच्छा, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ब्रूसाइट,
इस कंडीशन को बोल देते हैं ब्रूसाइट। जब मैग्नीशियम के साथ आप एल्यूमिनियम की एक और सीट ले रहे हो, ठीक है, टेट्राहाइड्रल तो है सिलिका की सीट, मैग्नीशियम ऑक्टाहाइड्रल सीट के साथ अगर आप एल्यूमिनियम की सीट एक और ले रहे हो 2:1:2 टाइप, तो उसको ब्रूसाइट बोल देते हैं, और 2:2 जो है क्लोराइट है, ठीक है। तो ये मिनरल्स हमारा यहाँ पर मतलब ये जो पहला लेक्चर है कंप्लीट होता है, जिसके अंदर अपने बेसिक सारी चीज़ें पढ़ी और मिनरल्स को भी समझा, ठीक है। मिनरल से क्वेश्चन ये 1:2 टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए ये वाला पार्ट मैंने करवाया। इसको और डिटेल में देखना हो तो F वाला लेक्चर 10-15 मिनट का उसको देख लेना, उसमें स्पेशली सिर्फ अलग से सिलिकेट क्ले मिनरल मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने पढ़ाया क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।